क्या है, इसमें क्या अंतर है, इनका क्या आपस में संबंध है? कौन बोलेगा? हेलो। माइक। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर भाव जो है वो दिल से होता है और विचार हमारी बुद्धि से होते हैं। दिल बेचारा बिना कुछ किए बहुत गाली खाया है, उसका एक ही काम किया, वो ब्लड पंप करता है। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना? दिल तो पागल है ना? तो भाव, ये सोचने की बात है। मैं कुछ बोलता हूं उसको ध्यान से सुनिए। दिल में भाव होता है या भाव से दिल प्रभावित होता है? भाव से दिल प्रभावित होता है। हाँ, तो दिल में भाव पैदा नहीं होते हैं। दिल एक बायोलॉजिकल यूनिट है, वो सेल से मिलके बना है, सेल ब्लड पंप करता है। तो दिल में भाव पैदा होता है या भाव से दिल प्रभावित होता है? जब भी हमको गुस्सा आता है, जब भी हमको बहुत भाव आता है, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो भाव से दिल प्रभावित होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन भाव दिल में पैदा होता है, ये समझना विशेष। बढ़िया। और बोलिए, भाव और विचार में क्या अंतर है? बोलिए। भाव जो है वो अनकॉन्शियस है और विचार है वो कॉन्शियस है। ले, अनकॉन्शियस तो मतलब बेहोश होना होता है। अनकॉन्शियस नहीं, और हम विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारी भावना जो दूसरों के प्रति है उसे शायद कंट्रोल कर सके, शायद ना कर सके। हाँ जी, कितने लोग इस बात से सहमत है कि हम भाव कंट्रोल कर सकते हैं, विचार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? यार उल्टा बोल रहे हैं आप। विचार कंट्रोल कर सकते हैं, भाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। कितने लोग इस बात से सहमत है कि हम विचार कंट्रोल कर सकते हैं, भाव नहीं कर सकते हैं? कितने लोग इसका उल्टा ही बोलेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं? तो हम यदि विचार कंट्रोल कर लिए तो भाव भी किसी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं विचार आपके सामने रख रहा हूं, उससे आपका भाव प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विचार से भाव प्रभावित होता है, भाव से विचार भी होता है। और बोलिए, भाव और विचार में क्या अंतर है? Sir, my name is Adit Kotak from Biochemistry Department. I don't know the perfect definition of भाव and विचार, but मुझे इतना पता है कि जो हम दिमाग में सोचते हैं वो हमारे विचार है, और उन विचारों को जब हम किसी के साथ संबंध में होते हैं तो उन विचारों को उनके सामने उनके साथ व्यवहार करके जैसे प्रकट करते हैं, वो हमारे भाव है। तो अगर हमें हमारे भाव पे कंट्रोल रखना है तो हमें हमारे विचारों पर कंट्रोल रखना होगा। तो भाव की अभिव्यक्ति, भाव का एक्सप्रेशन विचार है कि विचार का एक्सप्रेशन भाव है? विचार का एक्सप्रेशन भाव है। विचार का एक्सप्रेशन भाव है, ऐसा ये बोल रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि भाव का एक्सप्रेशन विचार है? ऐसा कितने लोगों को लगता है? भाव को विचार के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, मेरे पास कोई भाव है, जब मैं बोलता हूं तो इसका नाम विचार है। तो भाव को विचार के रूप में व्यक्त करते हैं, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? विचार को भाव के रूप में व्यक्त करते हैं और दोनों को दोनों से करते हैं। अब यही हो सकता है, और क्या करूं? और बोलिए, और बोलिए। हाँ जी, माइक माइक। Myself Nirali Kovani from BSc Micro. जो विचार होता है वो एनालिटिकली होता है, हम एनालाइज करके फिर वो कुछ एक्शंस लेते हैं। और इफ यू टॉक अबाउट भाव, तो भाव हम कोई एनालिसिस नहीं करते, ऐसे ही प्रकट होते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ, मीन्स वो सीधा एक्शंस होते, फर्स्ट एक्शन एंड देन वी आर एनालाइजिंग इट। तो वो एक्शन कहाँ से आ जाता है? क्योंकि वो भाव है, इसीलिए। भाव कहाँ से आ जाते हैं? मन से आते भाव। मन से आते। कहाँ पैदा होते थोड़ी पूछ रहा हूँ, कैसे होते हैं? मीन्स जो भाव और विचार में डिफरेंस यही होता है, एक में हम एनालाइज करते हैं और फिर बोलते हैं, और दूसरे में हम एनालाइज बाद में। अच्छा, भाव ज्यादा पावरफुल है कि विचार ज्यादा पावरफुल है? डिपेंड ऑन द सिचुएशन। चलिए, और कोई ट्राई कीजिए। बढ़िया बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स है, बढ़िया। और किसी को बोलना है? हाँ जी, बोलिए बोलिए।
सर यहाँ किसी भैया ने बोला कि विचार पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरा एक सवाल है कि कभी ऐसा होता है कि विचार हमारा शून्य हो गया, कभी कोई हमारे मन में कुछ विचार ही नहीं है, ऐसा कुछ कभी होता है? पूछो भाई, इतने सारे लोग बैठे हैं, 700 लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि आपका विचार दिन में 2-4 घंटे शून्य रहता है? मना कर रहे हैं। तो सर अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे विचार पे कंट्रोल है? मैं अभी ऐसा सोचता हूँ कि मेरे को कुछ विचार नहीं है। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? एम नहीं सर, आप ही बोल रहे हो, कोई और बोल रहा है? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन वो भैया ने वैसा बोला ना कि विचार पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि विचार पे हम कंट्रोल अभी नहीं कर सकते हैं। अभी जो आप बोल रहे हो ये कंट्रोल्ड विचार है कि अनकंट्रोल्ड विचार है? नहीं सर, मैं वो तो मैं कंट्रोल करता हूँ कि मेरे को क्या बोलना है। फिर वही तो कंट्रोल है, और क्या है? नहीं सर, मैं कभी ऐसा आपको पता है कि आप में और पागल आदमी में क्या फर्क होता है? कभी आप लोग पागल खाना गए हो? कितने लोग पागल खाना गए? काफी सारे लोग हैं। एक काम कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। एक ऐसी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपके मन में जो भी चल रहा है उसको बोलते जाओ। घर के लोग सारे बैठे हैं, आपके मन में जो भी चल रहा है उसको बोलते जाओ बस। क्या होगा? घर वाले तुरंत आपको कहीं लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है, मैं तय करता हूं कि अभी मैं क्लास में हूं और 10 दोस्तों के साथ हूं तो मैं कुछ और बोलता हूं। जब मैं एक दोस्त के साथ हूं तो मैं कुछ और बोलता हूं। मैं पापा के सामने हूं तो कुछ और बोलता हूं और कुछ नहीं बोलता हूं। एक बढ़िया आपको किस्सा सुनाता हूं। बैठो। NIT रायपुर के साथ में हमने बहुत वर्कशॉप किए और एक समय में लगभग वहाँ 700 का इंटेक है। लगातार हर वीक एक ब्रांच आती थी, 7 दिन का शिविर हम करते थे। एक ब्रांच जाती थी, दूसरी ब्रांच आती थी। ये दौर लगभग 4 साल चला। तो किसी शिविर में इसी तरह से चल रहा था, तो एक डिस्कशन पे फैमिली को लेकर डिस्कशन हो रहा था। तो किसी एक ने कहा कि सर, जो बात दोस्त से भाई और दोस्त में अंतर चल रहा था, जैसे अभी भाव और विचार पे चल रहा है, तो भाई और दोस्त में क्या अंतर होता है? तो उन्होंने कहा कि सर, जो बात दोस्त से हो सकती है ना, वो भाई से नहीं हो सकती। कितने लोग सहमत हैं? बहुत बढ़िया। तो मैंने पूछा भी, ऐसी क्या बात है जो दोस्त से हो सकती है, भाई से नहीं हो सकती? बोले सर, आप नहीं समझोगे। मैंने कहा, मेरा धंधा ही समझने समझाने का है, तुम तो धंधे पे शंका कर रहे हो। तो बोले नहीं सर, आप नहीं समझोगे। मैंने कहा, मैं समझाता हूं, मैं समझाऊं कि नहीं समझाऊं, आप बताना। तो मैंने समझाया। मैंने कहा, देखो, दोस्त वो है, दोस्ती का मतलब वो है जो एक दूसरे पे अपना मानसिक कचरा डलवाने के लिए तैयार हो जाए, उसका नाम दोस्त है। और भाई के ऊपर वो मानसिक कचरा नहीं डाला जा सकता है। तो दोस्ती वो चीज है, दोनों मिलके तय करते हैं, मैं तुम्हारे लिए मानसिक डस्टबिन हूं, तुम मेरे लिए मानसिक डस्टबिन हो। मैं अपना कचरा तुम्हारे ऊपर डालूंगा, जब मैं डालूं तुम भी हंसते रहना, डलवाते रहना, और जब तुम डालोगे तो मैं हंसता रहूंगा, डलवाते रहूंगा। बोले सर, बात तो यही। तो दोस्तों, ये भाव और विचार की दुनिया, एक बार इस पे हमारी जितनी क्लैरिटी बन जाएगी, इसका ओरिजिन कहाँ पे? देखो, डॉक्टर को पता है कि हार्ट इधर होता है, किडनी इधर होता है, तो हार्ट में प्रॉब्लम है तो किडनी नहीं खोल देता है। नहीं, मेरे को तो भूल गया था, किडनी इधर उधर है ना। इसका मतलब है कि पहले तो हमको ये पता चले कि भाव और विचार पैदा कहाँ पे होता है, फिर हमको ये पता चले कि भाव और विचार यदि कोई भी चीज के लिए चलता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है। तो यदि हमको भाव और विचार का ओरिजिन और उसका मैकेनिज्म पता चलेगा, उसका पर्पस पता चलेगा, तो मेरे भाव और विचार को मैं बेहतर कंट्रोल कर पाऊंगा, सही दिशा में ले जा पाऊंगा, ताकि मेरा भाव और विचार मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए दुखदाई ना हो। ठीक हो गया? तो भाव और विचार को लेके हमारी क्लैरिटी अभी तक नहीं बनी।
अभी भी कोई बोलना चाहता हो तो बताइए, भाव और विचार में क्या अंतर है ना? पुराने नए लोग नहीं, पुराने लोग नहीं, कोई जो पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। अभी भी कोई कहना चाहता है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं कहता हूं। चलो मैं कहता हूं, पहले लिख डालिए फिर बात करेंगे। भव की स्वीकृति भाव है और भव का विश्लेषण विचार है। पहले लिख लो फिर बात करते हैं। भव की स्वीकृति भाव है, भव की स्वीकृति लिखूं? लिखने की जरूरत नहीं ना। भव की स्वीकृति भाव है और भव का विश्लेषण एनालिसिस विचार है। हो गया? लिखना हो गया? अब चर्चा करते हैं। मेरे को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है और बहुत मार्मिक भी है, बहुत हमारे दिल को छूता भी है। एक माँ को जब बच्चा पैदा होता है, जैसे आजकल मान लीजिए हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, तो एक दिन में हॉस्पिटल में कितने बच्चे पैदा होते होंगे? बड़ा हॉस्पिटल है तो 100 बच्चे भी पैदा होते हैं एक ही दिन में। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो नेचुरल है, उनको अलग से कुछ केयर करते हैं और वो नर्स है ना, कोई मोमेंट में वो एक ही बैरक में मान लीजिए 100 महिलाएं हैं जिनके बच्चे हुए हैं और नर्स एक बच्चा लेके चली आ रही है। कैसे आ रही है? ऐसे गोदी में लेके चली आ रही है, सब कोई देख रहे हैं उसको, वो चलते जा रही है और कोई एक महिला के पास, बहन के पास आके कहती है, बहन जी ये आपका है। उसी क्षण से क्या हो गया? उसी क्षण से उसका सब कुछ उसके लिए, उस बच्चे के लिए, अभी तक वो बच्चा था, अब क्या है? अब क्या है? अब मेरा है। क्या हुआ? भव मीन्स, जैसे वो शब्द यूज करते हैं ना, आयुष्मान भव। भव मीन्स होना, भव मीन्स होना। तो होना जो है, बच्चे का होना, कुर्सी का होना, टेबल का होना, मकान का होना, कपड़े का होना, सब चीज का होना है। एक बच्चे का होना है, लेकिन अब तक वो बच्चा था, लेकिन जैसे ही नर्स ने बोला कि ये बहन जी आपका है, उसी क्षण से क्या हो गया? अब मैंने उसको स्वीकार लिया। भव की स्वीकृति भाव है, भव की स्वीकृति भाव है। अभी तक वो बच्चा था, अब वो मेरा बच्चा है, मैंने स्वीकार लिया, तो उसके प्रति मेरा भाव कैसा हो सकता है उसकी कल्पना आप कर सकते हो। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मेरे को भी अच्छा लगता है। जैसे आपने किसी बिल्डर से मकान, एक फ्लैट लिया और एक पूरा कैंपस है जिसमें 500 फ्लैट है और आज आपका फ्लैट मिलने वाला है और वो बिल्डर आपको अपने पीछे पीछे लेके जा, बिल्डर के पीछे पीछे, बिल्डर आगे आगे, और बहुत सारे फ्लैट से गुजरते हुए आप जा रहे हो। अचानक वो रुकता है और कोई एक फ्लैट के लिए बोल देता है ये आपका है। उसी क्षण से कैसा होता है? उसी क्षण से कैसा होता है? अब तक वो 500 में से एक फ्लैट था, अब वो मेरा फ्लैट है, अब वो हमारा फ्लैट है। उसी क्षण से दीवारें वही हैं, सीमेंट वही है, कंक्रीट वही है, बिल्डिंग वही है, लेकिन उसी समय से मेरा उस फ्लैट के लिए भाव कैसा हो जाता है? मेरा भाव उस फ्लैट के लिए बदल जाता है। उस फ्लैट की दीवारें मेरे से बात करने लगती हैं, या मेरे को लगता है कि ये फ्लैट मेरे लिए जीवंत हो गया है। जैसे एक आदमी के साथ मैं रिलेशन फील करता हूँ, ऐसे रिलेशन मैं उस फ्लैट के साथ भी फील करने लगता हूँ। तो दोस्तों, अब आप फैला के देख सकते हैं, जब आप इस कॉलेज में नए आए थे, उस दिन आपकी क्लास के सारे लोग कहीं कहीं से आए हुए लोग थे, लेकिन आज अपनी क्लास में से जैसे ही कोई कहता है कि मैं केमिस्ट्री से हूँ, तो केमिस्ट्री वाले ताली बजाते हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, हमारी क्लास का बोल रहा है। ठीक, उसी क्लास में से मान लीजिए 60-70 की क्लास होगी, उसी क्लास में से कोई 2-3-4 ऐसे हो सकते हैं, कोई 1-2 ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है, आपने उनको बहुत गहरा स्वीकारा हुआ है। जिसको आपने अपनी क्लास में से बहुत गहरा स्वीकारा हुआ है, टीचर्स में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको आपने गहरा स्वीकारा हुआ है।
तो उस भव की स्वीकृति भाव है, ये कितने लोगों तक पहुंचा? भव की स्वीकृति भाव है, ये कितने लोगों तक पहुंचा? ठीक है, कोई इस पे एग्जाम्पल देना चाहेगा? कोई इसमें अपनी जिंदगी में कोई घटा एग्जाम्पल देना चाहेगा? देखा कोई? भाव की स्वीकृति भाव है, ये आपको समझ में आया है? कोई आप में से बोलेगा तो मेरे को ये फीडबैक मिल जाएगा कि आप तक पहुंच गया। भाव की स्वीकृति भाव है, कौन बोलेगा? पीछे माइक दीजिए। बढ़िया, शानदार। गुड आफ्टरनून सर। जैसा आपने बोला कि जैसे ही एक नर्स एक बच्चे को उसकी माँ के हाथ में देती है तो वो बोलती है कि ये मेरा बेटा है, अगर वैसे ही हम उल्टा समझे तो जैसे ही हम पैदा होते हैं और हमारे में समझ आती है कि ये मेरे मम्मी पापा है, तो उनके लिए जो सम्मान है वो सम्मान का भाव वो हमारे माता पिता होने की वजह से है, तो वो भव है और हमारे जो सम्मान उनके लिए वो हमारा भाव है। जोरदार तालियां। और कभी कभी हिंदी फिल्मों में हम देखते हैं हीरो को पता चला कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं हैं, उसके बाद उसकी नींद दिन रात सब उड़ जाता है। अब मेरे असली माँ बाप कौन हैं? जो कल तक अपने थे अब वो नहीं रहे, है ना। लेकिन इसका एक मजाक की बात, अभी पिछले दिनों न्यूज़ में एक घटना आई, इसी तरह से किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए होंगे और नर्स ने तीसरे दिन आके बताया कि बहन जी ये आपका नहीं है, वो तो मैं गलती से दे गई थी, आपका तो ये वाला है। वो पड़ोसी का एक्सचेंज हो गया। अब पड़ोसी का एक्सचेंज हो गया, वो तो मानने को तैयार नहीं, नहीं मेरा तो यही है अब, और उसने नहीं दिया, मेरा तो अब यही है। तो आप में से कितने लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो जो घर में पैदा हुए हैं वो तो ओरिजिनल है, ये पक्का है। इन हॉस्पिटल वालों का पता नहीं। कई लोग छाती पे हाथ धर धर के सोच रहे हैं अब क्या होगा। इसलिए अब नया रिवाज चलने वाला है कि भैया डिलीवरी घर में ही होना ठीक है। कई लोग को शंका हो गई है। हाँ जी, तो भाव की स्वीकृति भाव है, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये, और भाव का विश्लेषण विचार है। भाव का विश्लेषण विचार है, जैसे जिसको मैंने अपना बेटा माना है, जिसको मैंने अपना भाई माना है, माता पिता माने हैं, कभी उनको देख के ऐसा लगता है, कहीं देखे देखे से लगते हो? कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में मेरे कुछ याद नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं लगता है। उनके बारे में कुछ जैसे बुक्स को रट रट के अपने दिमाग में रखते हैं, ऐसा उनको रटना पड़ता है उनके बारे में कुछ। तो जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, उनके बारे में सारी सूचनाएं हमारे पास रहती ही हैं। तो हमारे पास उनके प्रति एक स्वीकृति है, भाव की स्वीकृति के रूप में भाव है, और फिर कितनी भी बात उनसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, भाव का विश्लेषण करते रहते हैं। इसका नाम विचार है। तो भाव का विश्लेषण विचार है। भाव की स्वीकृति भाव है और भाव का विश्लेषण विचार है। तो भाव का विश्लेषण विचार है, ये कितने लोगों तक पहुंच गया? ठीक। अब भाव और विचार में संबंध पकड़ में आ गया। तो भाव और विचार के बारे में कितने लोगों की क्लैरिटी बन गई? हाथ उठाइए। थोड़ी सी बनी है, थोड़ी और बनेगी धीरे धीरे, लेकिन एक क्लैरिटी हमारी बनी कि हमारी जिंदगी का सारा सुख दुख मेरे भाव और विचार पे निर्भर करता है। मेरी जिंदगी का सारा दुख सुख मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। मेरी जिंदगी का सारा सुख दुख मेरे विश्वास में कमी या मेरे विश्वास की स्थिति है।
तो कुल मिला के मेरा स्टेटस मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। आदमी का स्टेटस क्या है? कपड़ा स्टेटस नहीं है, गाड़ी स्टेटस नहीं है, पद स्टेटस नहीं है, डिग्री स्टेटस नहीं है ना? आपका शरीर कितना सुंदर है ये स्टेटस नहीं है, आपकी चीजें कितनी महंगी हैं ये स्टेटस नहीं है, आपका स्टेट ऑफ माइंड आपका स्टेटस है। जिनके पास स्टेट ऑफ माइंड नहीं है उनके लिए गाड़ी स्टेटस है, उनके लिए साड़ी स्टेटस है, उनके लिए डायमंड स्टेटस है, उनके लिए कपड़े स्टेटस हैं, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड उनके पास नहीं है। ऊपर वाला माला खाली है। कैसा लग रहा है? 3 दिन में देखना क्या क्या जिंदगी में आएगा। एक क्लैरिटी हमारी बनेगी, आदमी के बारे बात करने का एक कॉन्फिडेंस बनेगा, अपने बारे बात करने का एक कॉन्फिडेंस बनेगा, अपने भाव और विचार की एक समझ हमारी बनना शुरू होगी। पूरा बन जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 3 दिन में आपको यह फील हो जाएगा कि जिंदगी को समझा जा सकता है, शानदार जिया जा सकता है। बढ़िया, आगे चलूं? गुड। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, जीने को लेके अभी तक जितनी बात मैंने आपके सामने रखी है फिर फैल ना जाए, एक बार अपनी कॉपी में लिख लें कि आप तक क्या पहुंचा। जीने को लेके जितनी बात मैंने आपके सामने रखी है उसमें से आप तक क्या पहुंचा, एक बार 4 लाइनें लिख के देखो। लिखने से क्लैरिटी बनेगी आपकी, लिखने से कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी बनेगी। जीने को लेके क्या समझ में आया, एक बार लिख के देखिए। जिंदा रहना और जीने को हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जीने को लेके हमने कुछ चर्चा की है, आप तक क्या पहुंचा, कैश इन हैंड क्या है, एक बार अपनी कॉपी में लिख के देखें। हाँ जी, जब मैं कहता हूं लिख के देखें, उस समय में 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। खुद भी लिखें, दूसरों को लिखने दें। आपका नहीं लिखने का मन है, आप बैठ के सोचें, लेकिन 2 मिनट के लिए शांत रहें। दो मिनट बस। हाँ जी, आपस में शेयरिंग करें, एक दूसरे को बताएं कि आपको क्या समझ में आया। आपस में शेयरिंग करें, एक दूसरे को बताएं कि क्या समझ में आया। बढ़िया बढ़िया, शानदार।
हाँ जी, बताइए अब कौन सभा को बताएगा? जीने को लेके अब तक क्या बोला गया और आप तक क्या पहुंचा, कौन शेयर करेगा? करेगा कोई? हाँ जी, नहीं, कोई नहीं? हाँ जी, तो चलिए मैं फिर से एक बार बोलता हूं, सुन लीजिए। कोई बात, कोई बात, फिर से रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। हाँ जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए और फिर आपसे पूछूंगा, ठीक? फिर देखते हैं आप कौन रिस्पॉन्ड कर पाता है। मैंने आपसे कहा कि भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है, अभाव के साथ झेलना होता है। 3 बातें बोली, एक निष्कर्ष। दूसरा क्या बोला? जीना स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता है। विश्वास कितने प्रकार का होता है? विश्वास कितने प्रकार का बोला? 2 प्रकार का। क्या विश्वास? एक विश्वास वो है कि जिंदा रहने के प्रति विश्वास। भाई जिंदा रहने के प्रति विश्वास की चर्चा करें तो एक बच्चे को भूख लगने से, छोटे बच्चे को भूख लगने से रोता है और हम भूख लगने से खुश होते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत छोटा बच्चा भूख लगने से रोता है और हम लोग भूख लगने से खुश होते हैं, और भूख नहीं लगे तो लिव 52 की गोली खाते हैं ताकि जोर से भूख लगे। आप नहीं खाते होगे, ठीक? तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटा बच्चा भूख लगने से रोता है, हम लोग भूख लगने से खुश होते हैं। ऐसा क्यों है? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? सोचते नहीं हो, पता ही नहीं है। पहले ये कितने लोगों को इस बात से सहमति है कि छोटा बच्चा भूख लगने से रोता है, हम लोग भूख लगने से खुश होते हैं? ठीक है, अरे साइंस के लोग हो, रीजन, भाई रीजन तो ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे तो रीजनिंग करो, ऐसा क्यों होता है? आपस में चर्चा कर लो। देखते हैं कौन निकाल के लाता है। हाँ जी, पीछे एक हाथ, माइक दीजिए। गुड, बोलो बोलो। जो छोटा बच्चा होता है उसे भूख लगती है तो रटता है, क्योंकि वो खुद अपने हाथ से नहीं खाना खा सकता, इसलिए उसको विश्वास नहीं है कि वो ये काम कर सकता है। लेकिन हम सबको भूख लगती है तो हम खुश होते हैं क्योंकि हम कुछ नया खा सकते हैं। क्या लगता है? ठीक लग रही बात? क्योंकि हमें विश्वास है कि हम ये काम कर ही सकते हैं। नहीं, और थोड़ी सी कोशिश। हाँ जी, इधर माइक दीजिए। एक माइक पीछे, यदि पीछे माइक है तो पीछे एक दीजिए। है आपके पास? हाँ ठीक है, बोलिए। छोटा बच्चा जब होता है तो उसे समझ नहीं होती, तो जब उसे भूख लगती है तो उस फीलिंग का उसे मतलब पता नहीं होता कि उसे अब क्या करना चाहिए, इसलिए वो रोता है। जबकि हमें पता है कि अब हमें भूख लगी, हमें कुछ अच्छा खाना मिलेगा, हमारा पेट भरेगा, इसलिए हम खुश होते हैं भूख लगने पर। जोरदार ताली। अपनी जोर से नहीं बजाओगे? शानदार। ये आपने अपने से सोचा, पहली बार सोचा? हाँ सर, आपने अभी क्वेश्चन पूछा इसलिए एनालाइज करके सोचा कि हाँ ये हो सकता है। शानदार। बोलो अजय भाई, किधर हो?
आओ, उम्मीद तो है आपसे, आप गुजरात का नहीं देश का भविष्य हो। गुड, आप लोग सहमत हैं? ठीक बोला, बढ़िया। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि यदि मेरे को कार चलाना आता है तो मेरे को कार चलाने के प्रति विश्वास है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कार चलाते समय मेरे मन में चल रहा है कि आज वाइफ से झगड़ा हो गया, आज बेटे से झगड़ा हुआ, या मेरे को भूतकाल की कोई पीड़ा है, वर्तमान से कोई विरोध है, भविष्य की कोई चिंता है, तो मेरे को कार प्रॉब्लम दे रही है कि मेरा भाव और विचार प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कार चलाने को लेके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, जिंदा रहने को लेके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। जिंदा रहने का सामान 3 पीढ़ियों का उपलब्ध है। ऐसे परिवार हैं ही हमारे आसपास कि 3 पीढ़ियां भी नहीं कमाएंगे तो खाने पीने की, रहने की कोई कमी नहीं होगी। इससे सहमति है कि नहीं? इसके बावजूद भी अपने में और परिवार में झंझट है कि नहीं? इसका मतलब है कि स्किल को लेके विश्वास अच्छी बात है, तो जिंदा रहने के प्रति विश्वास एक बात है, लेकिन जिंदा रहने के प्रति विश्वास जीने के प्रति विश्वास हो जाएगा क्या? जिंदा रहने, खाना अच्छा बनाना आता है इसलिए मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा क्या? इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो एक बात की हमारी क्लैरिटी बनी कि क्या क्लैरिटी बनी कि विश्वास 2 तरीके का है। एक विश्वास जिंदा रहने का है। हमारी एजुकेशन ने, हमारे समाज ने हमको जिंदा रहने के विश्वास पे सहयोग दिया, उसमें हम कुछ किसी हद तक योग्य भी हैं। और आप, मेरे को लगता है कि है ना, यदि बाय चॉइस आप बीएससी ज्वाइन किए हैं तो आप अपने आप में योग्य लोग हैं, है ना, और आप अपने तरीके से स्किल के लिए आप बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है जिंदा रहने को लेके हमारे भीतर कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब जिंदगी के मैदान में उतरते हैं तो जिंदगी की हमारी कोई तैयारी नहीं है, अपने भाव और विचार की हमारी कोई तैयारी नहीं है। मैंने कितने लोगों को देखा जो दूसरों को देखकर डिप्रेशन में चले गए, अपने पास भी कोई उपलब्धियों की कमी नहीं थी, फिर भी दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो मेरे दोस्त मेरे से ज़्यादा सफल हो गए, उनकी तुलना में मैं असफल हो गया। इस तरह के तमाम प्रॉब्लम, है ना, साइकोलॉजिकल हमारे साथ हो सकते हैं। तो एक बात की हमारी क्लैरिटी बनी कि ये स्किल को लेके और भाव को लेके। तीसरी हमने बात की भाव और विचार को लेके। तो हमने 3 बातें की। एक बात तो हमने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वस्तुओं के साथ, भाव के साथ और अभाव के साथ एक बात। विश्वास कितने तरीके का? 2 तरीके का। जिंदा रहने के प्रति विश्वास है, लेकिन जीने का विश्वास अपने भाव और विचार पे नियंत्रण से आएगा। और भाव और विचार कैसा हो? मेरा भाव और विचार कैसा हो? हमेशा दुखदाई कि हमेशा सुखदाई? मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए भी सुखदाई हो और सभी के लिए सुखदाई हो, ऐसा भाव और विचार की क्वालिटी हो जाए। मेरी क्वालिटी मेरे भाव और विचार की क्वालिटी है कि मेरे कपड़ों की और मेरी गाड़ी की क्वालिटी है? मेरी क्वालिटी मेरे भाव की क्वालिटी है, मेरे विचार की क्वालिटी है। मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है। ये बात मैंने कहने की कोशिश की। मेरा स्टेटस क्या है? कोई पूछे कि आजकल क्या करते हो, तो बता देना खुश रहता हूं। फिर पूछ के वो परेशान हो जाएगा कि मैं तो खुश नहीं रहता। अभी मैंने पीछे एक शिविर किया रायपुर में। एक सज्जन थे जो कैलिफोर्निया से, अभी ये क्वांटम फिजिक्स के बाद अभी क्या बोल रहे हैं वो, क्वांटम कंप्यूटर्स आजकल लेटेस्ट जो कंप्यूटर्स में बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। तो वो क्वांटम कंप्यूटर्स का एक्सपर्ट था। वो किसी के थ्रू वो शिविर में आया और शिविर के दौरान वो कहता है, देखो क्वांटम कंप्यूटर्स को मैं समझता हूँ और मैंने बहुत रिसर्च किया है और साहित्यिक आदमी भी था, कुछ बुक्स वगैरह भी लिखते हैं। बोले पर मैं खुश नहीं हूँ। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे पास पैसे की कमी भी नहीं है, मेरा परिवार भी ठीक है, मेरी एजुकेशन भी ठीक है, पर मैं खुश नहीं हूँ। इसका मतलब है कि खुशी कोई अलग चीज है। क्वांटम कंप्यूटर्स पे मैं एक्सपर्ट हो सकता हूँ। क्वांटम कंप्यूटर्स जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा?
वो जिंदा रहने की बात हो गई है ना, वो अपनी फिजिकल वर्ल्ड की बात हो गई, लेकिन जब जीने की बात करेंगे तो मेरे भाव और विचार की क्वालिटी, तो भाव पूर्वक जीना होता है, ये कहने की कोशिश मैंने की। बढ़िया बढ़िया। जब मैं बढ़िया बोलूंगा तो आपको बहुत बढ़िया बोलना है। वो इरशाद नहीं करते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कहने की कोशिश की तो क्या क्लैरिटी बनी? भावपूर्वक जीना होता है, मैं अपने आप में भाव के साथ हूं तो मैं अपने आप में खुशी के साथ हूं। यदि भाव और विचार की क्वालिटी की समझ मेरी बन गई तो मैं दूसरे की भी बना सकता हूं, तो संबंध में शिकायत मुक्त होकर जी सकता हूं। यदि संबंध में शिकायत मुक्त होकर जी गया तो परिवार में समृद्धि की स्थिति को पा जाऊं। समृद्धि का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। तो थोड़ा सा समृद्धि को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक शब्द है गरीबी, एक शब्द है अमीरी और एक शब्द है समृद्धि। तीनों का डेफिनेशन क्या होगा? गरीबी, अमीरी, समृद्धि, तीनों सुने हुए शब्द हैं कि नहीं है? गरीबी का डेफिनेशन क्या होगा? गरीबी का मतलब है कि साधन विहीन, दुखी और दरिद्र, है ना? क्या मतलब हुआ? साधन की कमी भी है और कमी का एहसास भी है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार बोला। नमस्कार का मतलब है, तो क्या लगता है साधन की कमी और कमी का एहसास ये दो अलग अलग बातें हैं कि एक ही बात है? अलग अलग बातें हैं। तो एक ही परिवार में कोई एक साधन की कमी हो सकती है, लेकिन कमी का एहसास एक ही होगा कि अलग अलग हो सकता है? कमी का एहसास अलग अलग दोनों परिवारों में हो सकता है, दोनों लोगों के बीच में हो सकता है। तो गरीब को क्या बोलेंगे? गरीब को क्या बोलेंगे? साधन विहीन का मतलब साधन की कमी भी है और कमी का एहसास भी है, दुखी भी है और दरिद्र भी है। चलो, अमीर की डेफिनेशन क्या होगी? साधन संपन्न, सुखी लिख दूं? दुखी, दुखी और क्या लिखूं? दरिद्र का मतलब है कि दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा महसूस करता है ना? तो यदि डेफिनेशन में गए तो साधन संपन्न लेकिन रिजल्ट सेम है, अपने में दुखी भी है क्योंकि जिंदा रहने का सामान है और जीने का सामान नहीं है। वस्तुओं के साथ जीना होता है भावपूर्वक, वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। तो अमीर के पास जिंदा रहने का सामान है कि जीने का सामान है? जिंदा रहने का सामान है। संबंध आपस में ठीक नहीं है, परिवार में आपस में रिलेशन ठीक नहीं है, उसको लेके दुख बना हुआ है। दूसरों से कंपैरिजन करके भी दरिद्रता का भाव बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? गरीबी अमीरी दोनों की बात करें, मानसिक स्थिति एक ही जैसी है। दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि गरीब की गरीबी बड़ी है कि अमीर की गरीबी बड़ी है? जैसे आपके मोहल्ले में सबसे गरीब आदमी के पास जाइए, उससे पूछिए कि भाई कितना पैसा मिलने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कुछ लाख, है ना? 200 करोड़ तो नहीं बोलेगा, ठीक?
और अपने शहर के सबसे अमीर के पास जाइए, उससे पूछिए कितना मिलने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या बोल सकता है? उन्होंने कुछ कहा ही था सुबह, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब की गरीबी तो बहुत छोटी है, अमीर की गरीबी बहुत बड़ी है। दूसरी भाषा में कहा जाए कि इस पूरे प्लेनेट पे कुछ प्रतिशत भाग को छोड़ दें, पूरे प्लेनेट पे अमीरों की, इस धरती पे सारी अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी के कारण है। इस धरती पे ज्यादा अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी के कारण है। तो देखो, दो चीजें बहुत क्लियरली हमारे सामने आ रही हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन के आंसर नहीं है। हमने हार्वर्ड से एजुकेशन पाई कि कैम्ब्रिज से पाई कि सिंगापुर से पाई कि रायपुर से पाई कि दिल्ली आईआईटी से पाई, कहीं से भी पाई, हमारे पास दो क्वेश्चन के आंसर हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जीना नहीं हो पा रहा है। पहला क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरों से प्रभावित हुए बिना एक परिवार अपनी आवश्यकताओं को तय कर सके, ऐसी योग्यता हमारी नहीं बनी। दूसरों से प्रभावित हुए बिना एक परिवार अपनी फिजिकल नीड्स को, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को तय कर सके, ऐसी हमारी योग्यता नहीं बनी, इकोनॉमिक्स में 10 पीएचडी करने के बावजूद। ये बात पहुंच रही है आप तक? जब तक ये पता ही नहीं है कि कितना पैसे की मेरी जरूरत है जिंदगी में, हमेशा पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी या दूसरे के साथ जो कंपैरिजन है, उससे मेरी सारी स्थितियां तय होती हैं। देखो, दिल्ली की कहानी तो जिंदगी इतनी है, एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। एक फ्लैट मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़। मतलब कितना सोचने में अद्भुत लगता है कि आदमी की सारी जिंदगी की कीमत 2 करोड़ है। कुल उपलब्धि क्या है? मेरे 2 फ्लैट हैं। राजकोट का मेरे को पता नहीं यहाँ लोग कैसे करते। जब भी किसी के पास पैसा आएगा, अपने खाने पीने से ज्यादा पैसा आएगा, तो क्या करेगा? एक फ्लैट में इन्वेस्ट कर देगा। तो सारी जिंदगी इतना ही है कि या तो आप किराए के मकान में रहते हो, या आपका एक फ्लैट हो गया है, या आपके 2 फ्लैट और हो गए हैं, या 4 शहरों में 4 फ्लैट हो गए हैं। तो क्या लगता है, मकान किराए का हो जिंदगी अपनी हो जाए, या मकान किराए पे रह जाए पर जिंदगी अपनी हो जाए, या जिंदगी किराए पे रह जाए और मकान अपना हो जाए? जिंदगी यदि दोनों में से दोनों ही अपने हो जाएं तो अच्छी बात है, मकान भी अपना हो जाए और जिंदगी भी अपनी हो जाए। लेकिन दोनों में से एक ही ऑप्शन है, जिंदगी अपनी होगी कि मकान अपना होगा। तो यदि जिंदगी अपनी होगी और मकान ही अपना, तो दोनों में से क्या ऑप्शन चूज करेंगे? जिंदगी अपनी होगी, मकान चाहे किराए पे रह जाए, और मकान किराए पे रहने वाला ज्यादा सुखी रहता है। वो हर साल एक फ्रेश मकान में शुरू कर सकता है। क्या एक ही मकान में 15 साल रहना? क्या एक ही मकान में 20 साल तक उसी टूटे फूटे मकान को रिपेयर मेंटेनेंस करते रहना? हम हर साल नए मकान में रहते, ऐसा भी तो बोल सकते है ना। तो जिसका किराए पे, हाँ ये बात अलग है कि मकान आपके लिए है कि सामान के लिए है। कुछ लोग सामान के लिए मकान खरीदते हैं, उनके लिए जगह कम रहती है, सामान के लिए जगह ज्यादा रहती है। तो मकान में मेरे लिए जगह ज्यादा हो कि सामान के लिए ज्यादा हो? मेरे लिए जगह ज्यादा हो। जिनको ये समझ में आ गया वो हर साल एक नया मकान देख सकते हैं। और आजकल मकान खरीदने का खर्चा, एक 2 BHK राजकोट में कितने का मिलता होगा? 2 BHK 3 BHK 50-60 लाख से कम का नहीं मिलेगा, है ना। 60 लाख का मंथली ब्याज कितना होगा? 70,000 रुपया। 1% से लगाएं। अब 70,000 रुपया मंथली आप खर्चा करते हो, और पता चला किराए का मकान 10,000 में मिलेगा। 60,000 रुपये महीने की कमाई है। तो अपना मकान लेना कोई समझदारी का निर्णय नहीं है आजकल।
जिनको जड़ संसार, जिनको अब मैं आगे क्या बोलूं? आप समझदार, समझदार का इशारा काफी है कि समझदार को इशारा काफी? समझदार का, समझदार को इशारा काफी। बोलिए क्या करोगे? जिंदगी किराए पे रखोगे कि मकान किराए पे रखो? है ना, दोनों ही अपने हो जाएं बहुत अच्छी बात है, पर दोनों अपने मकान कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यदि एक बार हमारी क्लैरिटी बन जाएगी, फिर मकान इतना बड़ा इशू नहीं है। जिंदगी अपनी हो गई तो मकान अपना होना या नहीं होने के प्रति डर नहीं रहेगा। जब जिंदगी अपनी नहीं होती है तो कम से कम मकान अपना हो जाए, इस बात की आवश्यकता लगती है। ये बात कितने लोग को समझ में आ रही है? जब जिंदगी अपनी नहीं होती है तो मकान के प्रति आकर्षण, गाड़ी के प्रति आकर्षण ये अपना हो जाए। दिल्ली में तो अब लगभग चीजें बदल रही हैं, अब अपनी गाड़ी रखना बेवकूफी कहलाने लगा है। जब से ये ओला उबर वगैरह शुरू हुआ, अब ओला उबर में एक तो खर्चा कम होता है, एक पार्किंग का हेडेक नहीं है, मेंटेनेंस का हेडेक नहीं है। जितना आप अपनी गाड़ी रख के और ड्राइवर रख के, भाई ओला में तो ड्राइवर आपको मिलेगा, आपको तो इतना ही बोलना है कि वहां जाना है, और कहीं भी आप खड़े हो जाओ 2 से 5 मिनट में गाड़ी आ जाती है, और जिस मॉडल की चाहो वो गाड़ी आ जाती है। क्या रही सी, अपनी गाड़ी रहेगी तो एक ही गाड़ी में रोज बैठना है। कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम जिंदगी में नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीजें तो हैं जिनको बदल सकते हैं। तो कम से कम जिनको बदल सकते हैं तो उनको तो बदलने वाले ऑप्शन में रखें। क्या लगता है? तो मकान अपना हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, गाड़ी अपनी हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जितना सामान कम उतनी हेडेक कम, ठीक? तो लगभग बड़े शहरों में पहले बहुत था कि गाड़ी वाड़ी स्टेटस का सिंबल होती थी, अब लोग गाड़ी वाड़ी रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब अब ये भी एक लगातार एक चेंज आ रहा है। चलिए कहाँ पहुंचे, क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? तो गरीबी और अमीरी, नमस्कार, गरीबी और अमीरी दोनों धरती पे बोझ है, दोनों ही दुखकारी है, दोनों ही करके हम सुखी नहीं हुए। कम से कम हम आप वो लोग हैं जिन्होंने गरीबी से अमीरी की यात्रा देखी है। इस सभा में बैठे अधिकांश लोग वो हैं जिन्होंने गरीबी से अमीरी की यात्रा देखी है ना। हमारे बचपन में कार सबकी अपनी होगी ऐसा कल्पना में ही नहीं आता था, मकान सबका अपना होगा ऐसा भी ज्यादा लोग नहीं सोचते थे। अभी हर फैमिली के हर आदमी पे भी कार है, यहाँ तक भी होने लगा है। एक आदमी 2 कारें भी रख लें ये भी होने लगा है। टेलीफोन सबका अपना होगा ऐसा कोई सोचता ही नहीं था, ठीक? सबका टेलीफोन अपना होता है और 2-2 नंबर हो सकते हैं, 4-4 भी हो सकते हैं, यहाँ तक भी पहुँच गए। तो सुविधाओं को लेके देखो ये अद्भुत बात है, हमारी पीढ़ी के लिए ये अद्भुत बात है कि हमारी आपकी पीढ़ी ने जो 2 लाख साल लोगों ने नहीं भोगा वो इस पीढ़ी ने भोगा। अकबर दी ग्रेट से ज्यादा रईस हम सब लोग हैं। अकबर के पास आईफोन नहीं था, वो बेचारा कपड़े का झालर लगा के उससे पंखा हिलता था, हमारे जैसा एसी भी नहीं था, हमारे जैसे माइक और ये एलईडीज और ये तमाम सुविधाएं भी नहीं थी। तो एक राजा के पास जो सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं एक आम आदमी के पास हैं, हर आदमी के पास। तो कितने अद्भुत दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने 2 लाख साल में, आदमी की 2 लाख साल की लंबाइयों में जितनी सुविधाएं नहीं भोगी उतनी इस पीढ़ी ने अकेले ने भोगी। एक काम हो गया दोस्तों। दूसरा एक और क्वांटम लीप एक शब्द है, समझते हो? क्वांटम लीप मतलब एक लंबी छलांग। तो सुविधा के मामले में हमने क्वांटम लीप लगाई है। बैलगाड़ी से आईफोन की यात्रा हमने की है,
मेरे को लगता है कि एक यात्रा और शेष है, एक यात्रा और शेष है। हमको अपनों के साथ जीना आ जाए तो इस संसार में 10 करोड़ फॉलोअर होना आसान काम है। 10 करोड़ फॉलोअर होना आसान काम है। एक छत के नीचे एक परिवार का शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जीना दुनिया का सबसे बड़ा काम है ना। इस पे हमारा अधिकार आ जाए। मैंने पहले भी कहा, हम चांद तक पहुंच पाए पर अपनों तक नहीं पहुंच पाए, तो हम अपनों तक पहुंच पाएं और बाई एजुकेशन पहुंच पाएं, है ना। कम से कम आत्मीय यूनिवर्सिटी में हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आत्मीयता से पढ़ाएंगे और आत्मीयता को पढ़ाएंगे। हम फिजिक्स को आत्मीयता से पढ़ाएंगे और आत्मीयता को फिजिक्स में पढ़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं, है ना। क्योंकि पढ़ाने वाला आत्मीय होगा। देखो, ये बात भी ध्यान रखना, जब हम अपने शिक्षकों के अधूरेपन को देखते हैं, आप भी कल के शिक्षक हैं, कल के माँ बाप हैं। आप उस उम्र में हैं जहां जिंदगी को रीशेप किया जा सकता है, एक उसको फिर से शेप दी जा सकती है। जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतनी सीमाएं हमारी, है ना, फैमिली वाला होना, अपनी घर गृहस्थी के साथ में होना, अपनी उम्र का भी दबाव होना, अपनी कंडीशनिंग का भी दबाव होना। तो अब हमको अपनी उम्र से बड़े लोगों से बड़ी अपेक्षा नहीं करना है। किससे अपेक्षा करना है? अपने आप से अपेक्षा करना है कि हाँ, जिंदगी में कुछ डिलीवर कर सकता हूँ तो मैं बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ और मैं एक बेहतर जिंदगी के साथ में जी सकता हूँ। तो दोस्तों, फिर समृद्धि की परिभाषा क्या होगी? समृद्धि की परिभाषा क्या होगी? साधन संपन्न भी हो और सुखी हो और उदार हो। साधन संपन्न, सुखी और उदार। तो समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। अभाव का अभाव हो जाए। कितने लोगों को समझ में आया? अभाव का अभाव। कौन समझाएगा? हाँ जी, अभाव का अभाव क्या मतलब हुआ? कौन बोलेगा? और ऐसे हाथ खड़े करते, बोलता हूं तो चुप हो जाते। हाँ जी, कौन बताएगा? अभाव का अभाव। कौन बताएगा? पीछे एक माइक दो। हो गया, बढ़िया। अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उस अमीर व्यक्ति को ऐसा होता है कि अभी मुझे और कमाना है और चाहिए। लेकिन एक समृद्ध व्यक्ति वो है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास ये फीलिंग नहीं है कि मुझे और कमाने की ज़रूरत है। मेरे पास जितना है उसमें मैं खुश हूँ। कमी की कमी हो जाए। अभाव का मतलब है कमी की कमी हो जाए, आवश्यकता से अधिक होने का भाव हो जाए। तो जो बात हमने कही कि एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को तय कर सके, ऐसी योग्यता ना हार्वर्ड पढ़ के आया, ना कैम्ब्रिज पढ़ के आया, ना आईटी पढ़ के आया, ना आईएम पढ़ के आया, ना एम्स पढ़ के आया। इसकी जरूरत है कि नहीं है? एक परिवार को ये अपने आप में योग्यता आ जाए कि दूसरों से प्रभावित हुए बिना हम अपनी फिजिकल नीड्स को पहचान सकते हैं। मेरा मकान कैसा होगा ये मैं तय करूं कि पड़ोसी तय करेगा? ये हम तय कर पाए। मेरा मकान कैसा होगा, मेरे कपड़े कैसे होंगे, मेरी बिलोंगिंग्स कैसी होंगी, मुझको गाड़ी की जरूरत है कि नहीं है तो कैसी गाड़ी की जरूरत है, तो मेरे को गाड़ी कैसी लेना है, ये मेरी आवश्यकता तय करेगी कि जमाने का दबाव तय करेगा? यदि जमाने का दबाव तय करेगा तो मैं स्वयं में विश्वास के साथ हूं कि विश्वास की कमी के साथ हूं? तो मैं विश्वास की कमी के साथ हूं। इसका क्लैरिटी आ गया। तो मैंने कहा कि जमाने में दो ही समस्याएं हैं। एक समस्या आपने लिख लिया, दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को तय कर पाए, नंबर 1। नंबर 2 लिख लीजिए। नंबर 2 अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता। अपनों के साथ, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ
शिकायत मुक्त जीने की योग्यता, अपनों के साथ यस तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। हाँ जी, कोई बोलना चाह रहा है? गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात। तो 2 प्रॉब्लम क्लियर हो गई, ठीक हो गया। तो 2 प्रॉब्लम की क्लैरिटी बन गई, ठीक है। अब समराइज करने की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो जीने को लेके क्या क्लैरिटी बनी? तो जीने का मॉडल क्या निकला? जीना किसको बोलेंगे? जीना किसको बोलेंगे? क्या समझ में आया? जीने का मतलब क्या? पीछे माइक दीजिए। जीना किसको बोलेंगे? एक परिवार जिंदा है ये तो पहचान में आता है, एक परिवार जिंदा है ये तो पहचान में आता है, बढ़िया खा पी रहा है, जिंदा है, सांस ले रहा है, बात कर रहा है। लेकिन एक परिवार जी रहा है ये कैसे पहचानेंगे? हेलो। हाँ। सर, अगर हम समृद्धि के साथ जो हमारे विचार, हमारे भाव, जो हमारी असली समृद्धि है, और उपभोक्तावाद की जो एक नई प्रथा अभी काफ़ी पिछले सालों से चलती आ रही है, उन चीज़ों से प्रभावित ना होके उसे अपने ऊपर अभावा समझ के अपनाने से हम ज़्यादा अच्छे से जी सकेंगे अपनी ज़िंदगी को। बढ़िया बढ़िया, फिर से बोलो। अभी सुनो सुनो, पूरी सभा में से एक ही बोल रही है ना? तो बाकी तो किसी ने हाथ उठाया नहीं। हाँ, बढ़िया से बोलो, गुड। सर, अच्छे से जीना मतलब कोई अगर परिवार अच्छे से जी रहा है तो वो कितना समृद्ध, मतलब समृद्धि के साथ जी रहा है। जो समृद्धि है वो है हमारे विचार, जो हमें संस्कार मिले हैं, जो हम कितनी संतुष्टि के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वो महत्व रखता है। और ये जो उपभोक्तावाद की चीज़ें जो हमें प्रभावित करती हैं हर रोज़, उससे प्रभावित ना होकर हमें जीना चाहिए, वो अच्छा जीवन जिया कह सकते हैं। चलिए, एक आपने कहने की कोशिश की थी, और कोई कहना चाहेगा? हाँ जी, उधर माइक दीजिए। सर, आपने कहा था कि जब हमारे पास हमारी स्किल पे विश्वास होता है तब हम जिंदा रहते हैं, और जब हमें अपने भाव और विचार पे विश्वास होता है तो हम जीते हैं। लेकिन जब हमारे पास असली अच्छे भाव और विचार है और इन भाव और विचारों की मदद से हम अपनी स्किल का अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं, तो वो असली जीना है। तो इसको मैं अपनी और एक स्टोरी मुझे याद आती है समृद्धि की वजह से, जो हमने एक इंग्लिश में सेम 1 में हम एक स्टोरी थी, अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। सो उसमें एक लड़की थी जो हमेशा नेगेटिवली सोचती रहती है, और एक दिन ऐसा था कि उसके घर के पास एक भिखारी रहता था जो अपनी पोती के साथ रहता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और वो उसको बारिश को कोस रही थी और ये सोच रही थी कि मैंने आज उस भिखारी को खाना नहीं दिया, वो बेचारा उदास होगा। लेकिन जब वो खिड़की से देखती है तो ट्रैफिक रोड पे ना होने की वजह से वो अपनी पोती के साथ खेल रहा होता है। तो वो उसके पास, मेरे हिसाब से उसके पास साधन नहीं है, लेकिन तो भी वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा है, तो वो समृद्ध है। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टेटमेंट है कि अगर आप ज़िंदगी को जीते हुए जिंदा हो तो फिर वो असली जीना है। गुड। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। सर, आपने जो दूसरी बात लिखवाई कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिना शिकायत के जीना, तो बिना शिकायत तो हम जी नहीं सकते। ऐसा एक ही बार हो सकता है अगर हम उनसे कोई अपेक्षा ना रखें, लेकिन हम बिना अपेक्षा के जी नहीं सकते। हमारा ह्यूमन नेचर है, हम दूसरों पे एक्सपेक्टेशंस रख ही देते हैं। तो ये बात आपकी ठीक है कि अभी तो ऐसा लग रहा है, लेकिन कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि अपनों के साथ शिकायत मुक्त जिएं? ऐसा कितने लोग चाहते हैं? इस हॉल में बैठे लोग चाहते हैं कि सारे संसार के लोग चाहते हैं? संसार के लोग चाहते हैं। तो बस एक ही बात पे भरोसा करना, जब भी, हाँ जी ध्यान से सुन लीजिए, काम की बात है, जब भी अपने को लगे कि कोई बात प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, बोलने वाले ये देख बोल के अपने काम में लग गए। जब भी अपने को लगे कि कोई चीज प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, जब भी ये शंका हो, तो एक स्टेप पीछे आओ। एक स्टेप पीछे आके उस पे ये सोचें
कि ये मेरी जरूरत है कि संसार की जरूरत है। यदि वो सभी की जरूरत है तो उसके पूरा होने का कोई रास्ता उपलब्ध है। यदि वो संसार के सभी लोग चाहते हैं, इसको कैसे बोला जाए, ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है कि अपूर्ण है? क्या मानते हैं हम लोग? ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है कि अपूर्ण है? पूर्ण है ऐसा मानते हैं। और मानव को क्या मानते हैं? उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। मानव इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है ऐसा मानते हैं। और मानव अपनों के साथ शिकायत के साथ ही रहेगा, फिर ऐसा भी मानते हैं। तो ये मानव अपने आप में अपनी अपूर्णता के साथ जिएगा या अपनी पूर्णता को पाएगा? अपूर्णता के साथ जिएगा। यदि मानव अपूर्णता के साथ जिएगा तो सृष्टि पूर्ण सिद्ध होगी कि अपूर्ण सिद्ध होगी? तो ये सृष्टि अपूर्ण सिद्ध होती है। हमारी ये गहरी आस्था है और ये सच्चाई है कि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। धरती के सभी मानव शिकायत मुक्त होकर जीना चाहते हैं, इसलिए कोई रास्ता है। परसों तक सामने आ जाएगा, परसों तक उसकी झलक सामने आ जाएगी कि कैसे संभव है अपेक्षा शून्य होना। जो आपने कहा, क्या नाम है आपका? माइक दो इनको। निर्भय। निर्भय। अरे यार, तुम्हारा तो नाम ही निर्भय है। निर्भय का मतलब है भय से मुक्त होना। निर्भय का मतलब है भय से मुक्त होना। तो यदि हमको ये भरोसा हो गया, यदि हमको ये भरोसा हो गया कि जो अभी भाई ने कहा कि जिंदा रहने के प्रति विश्वास भी हो और जीने के प्रति विश्वास भी हो, तो शिकायत मुक्त जिया जा सकता है, तो ही मैं फुटबॉलर होऊंगा, नहीं तो मैं फुटबॉल हूं ही, है ना। आपके इस बैच को ये नई टर्म कॉइन करने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। फुटबॉल और फुटबॉलर का जो डिस्टिंक्शन आपने दिया है, ये बहुत बढ़िया दिया है, इससे काफी क्लैरिटी बनती है। तो कैसे होगा इसकी चर्चा आगे करेंगे, पर ये जरूरत तो है। हाँ जी। जीना उसको कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में एंजॉय करके जिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम कुछ भी करें तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, इन सबको निगलेक्ट करके जीना होगा। हाँ, इन सबको नेगलेक्ट करके जीना होगा। तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये प्रॉब्लम है कि मुझको अपने बारे में सोचना नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, हमें तो हमारे बारे में सोचना आता ही होगा। यदि सोचना आता है तो फिर आप दुनिया से प्रभावित नहीं होगे। भाई, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना अपनी योग्यता है। यदि आपको सोचना आता है तो आप दूसरों से प्रभावित नहीं होगे, है ना। इसका मतलब है यदि आप दूसरों से प्रभावित होते हो तो हमको सोचना नहीं आता है। बढ़िया। तो दूसरे प्रॉब्लम है कि मैं खुद प्रॉब्लम हूं, लोग प्रॉब्लम है कि मैं प्रॉब्लम हूं? मैं प्रॉब्लम हूं। हाँ, तो मैं प्रॉब्लम हूं। यदि मैं सॉल्यूशन के साथ में आ गया तो दुनिया प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोलिए। गुड गुड। सर, इन्होंने आपने भी कहा शिकायत मुक्त हर कोई जीना चाहता हाँ है। जी, नमस्कार। तो जैसे ही हम इस दुनिया में कदम रखते हैं, हम किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी संबंध से जुड़ जाते हैं। हाँ। और हमारी खुशियां, हमारे दुख हमारे उन संबंधियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हम उनसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। लेकिन अगर हम उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। और अगर ऐसा संभव नहीं है भाई, संभव नहीं है। तुम खड़े हो तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ खड़े हो कि ये धरती नीचे घुस नहीं जाएगी। तुम इस क्लास में हो तो इस उम्मीद के साथ हो, इस एक्सपेक्टेशन के साथ हो कि ये 7 के लोग तुमको मिलके मारेंगे नहीं, है ना। सर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि अपेक्षा विहीन जीना संभव है क्या? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अपेक्षा विहीन जीना संभव नहीं है, लेकिन अपेक्षा रखनी है तो खुद से रखिए कि हमारी खुशी हमारे ऊपर निर्भर है। तो अपेक्षा अपने आप से रखिए, शिकायत अपने आप से कीजिए। जब भी मेरी खुशी किसी दूसरे की मोहताज है, अरे सुन तो लो, जब भी मेरी खुशी किसी दूसरे की मोहताज है तो जान लीजिए कि दुख आसपास है। सर, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और अभी तो रुक जाओ, 3 दिन बाकी हैं, 2 दिन तो हैं, अभी पहला दिन ही हुआ आज तो। हाँ जी,
पूरी सभा एक साथ, पूरी सभा एक साथ। तो क्या निष्कर्ष पहुंचा? तो जीने का पहचान क्या हुआ, जीने का स्वरूप क्या हुआ? शिकायत मुक्त संबंध और अभाव से मुक्त परिवार। फिर से ध्यान दे लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि संसार में केवल दो ही समस्याएं हैं। क्या समस्या? नंबर एक, दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी फिजिकल नीड्स को पहचान पाना एक परिवार के रूप में, और अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जी पाने की योग्यता। यदि कोई परिवार इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया, यदि कोई परिवार इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया, वो अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार के रूप में जी पाया, तो जीना हुआ कि नहीं हुआ? तो जीने की इससे अधिक कोई कल्पना एक परिवार में होगी? मैं आपसे पूछता हूं, एक परिवार, कितने परिवार होंगे जो ये कह सकें कि हमारे परिवार में किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, हमारे परिवार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, अभाव की मानसिकता भी नहीं है, और बहुत टाइम बचा हुआ है, क्या करें? कितने लोग ऐसा बोल पाएंगे? 0। ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ, और कितने लोग ऐसा बोलना चाहते हैं? कितने लोग ऐसा बोलना चाहते हैं? सभी। तो सभी ऐसा ही जीना चाहते हैं कि हमारे घर में किसी संबंध में गिला शिकवा शिकायत नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यदि कोई परिवार ऐसा होगा तो क्या करेगा? यदि कोई परिवार ऐसा होगा तो क्या करेगा? यदि कोई परिवार ऐसा होगा तो क्या करेगा? सूत्र है, लिख लीजिए। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कहीं पढ़ा हुआ देखा लगता है? हाँ, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? कंफ्यूजन। दुखी आदमी क्या बांटेगा? दबा हुआ क्या करेगा? दबाएगा। प्रभावित हुआ क्या करेगा? प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और खुशी से भरा हुआ क्या करेगा? खुशियां बांटेगा। तो जो जिसके, अब अपन पहचान सकते हैं, अब हम पहचान सकते हैं कि कौन आदमी की स्थिति क्या है। तो जो वो जैसा बिहेव कर रहा है उससे पहचान लेंगे कि किसकी स्थिति ऐसी है। तो इसका मतलब है जो जिसके पास है, एक शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार क्या करेगा? एक शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार क्या करेगा? समाज को बदल देगा। दूसरे परिवारों को ऐसा बनने में सहयोग करेगा। लोग घूमने के लिए 7 दिन के लिए सिंगापुर जाते हैं, हम लोग शिविर लगा लेते हैं। भाई खुश होने के लिए तो सिंगापुर जाते हैं, हम लोग खुश होने के लिए शिविर लगा लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है ना? तो हम लोग शिविर लगाते हैं, अपनी खुशी के लिए लगाते हैं। आप भी खुश हो जाते हो, साथ मिलके खुश हो लेते हैं, क्या बुरा है ना? तो एक क्लैरिटी बनी कि जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, है ना? तो इसका अर्थ हुआ एक परिवार यदि शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है तो दूसरे परिवारों को शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त करने के लिए प्रयास करेगा। ऐसा करके वो खुश होता ही है ना? तो ये एक बात बन गई। तो अब कितने लोगों को ये क्लैरिटी बन गई कि जिंदा रहना और जीने में क्या फर्क है? मेरे को समझ में आया। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? गुड, जोरदार तालियां। अब मैं आपसे पूछूं कि संसार में कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं? कितने प्रतिशत लोग जी रहे, कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं? क्या बोलोगे? कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया। माइक से बोलो। हाँ जी, फटाफट। कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं?
1%. है 1% क्या 1%. 1%? तुम किधर हो? हाँ तो खड़े होके तो बोलो। 1%. 1% जी रहे हैं तो 1% छोड़ना तो सभा की मर्यादा भी है। कोई झगड़ा करने लगे मैं तो 1% में ही हूं तो उसके लिए 1% है। तो एक क्लैरिटी बनी, देखो एक कितनी बढ़िया क्लैरिटी बनी। अब समझ में आया क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति अशिक्षित है या शिक्षित है। क्या हो सकता है? वो जिंदा रहने की जगह में हो सकता है। कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है। कोई व्यक्ति किसी धर्म से है, किसी जाति से है, किसी आयु का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजॉरिटी कहां चली गई? मेजॉरिटी कहां चली गई? कोई एक व्यक्ति आईएएस भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, लेकिन संभावना क्या है? वो क्या होगा? जिंदा है कि जी रहा है? जिंदा है। हमारी एजुकेशन जीने को एड्रेस कर पाए, है ना, जीने को एड्रेस कर पाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाए, हम फुटबॉलर हो जाएं, ये क्लैरिटी हमने कहने की कोशिश की। तो 99% लोग भारत में कि पूरे विश्व में, तो आत्मीय यूनिवर्सिटी, हाँ जी, ये जो चर्चा आपके सामने हो रही है, ये जो चर्चा आपके सामने हो रही है, ये एक नया अनुसंधान है। ये अभी कुछ आईआईटीज में, देश भर में एआईसीटी में जो इंडक्शन प्रोग्राम है उसके फाउंडेशन में चला गया है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन, महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन में, किसी हद तक छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन में प्रयोग हुआ है। लेकिन जितना इंटेंसिवली ये आत्मीय यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो पूरे विश्व में, सुन लीजिए ध्यान से, पूरे वर्ल्ड में आत्मीय यूनिवर्सिटी अभी अकेली यूनिवर्सिटी है जहां इतना इंटेंसिवली ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक, तो आत्मीय यूनिवर्सिटी में आपको डुअल डिग्री मिलेगी। डुअल डिग्री, है ना, आपको ध्यान होगा आजकल बहुत सारे कोर्सेज में डुअल डिग्री चलती है। तो आपको डुअल डिग्री मिलेगी। एक डिग्री बीएससी केमिस्ट्री, दूसरा एक हैप्पीनेस एंड वेलनेस। तो इस यूनिवर्सिटी ने आपको 2 डिग्री देने की व्यवस्था की है पैरेलल, कि हमको जिंदगी भी समझ में, जीने का विश्वास भी आ जाए और जिंदा रहने का विश्वास भी आ जाए, और हम सही अर्थों में जिंदगी के फुटबॉलर हो जाएं, ये कहने की कोशिश की है। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर, 2 मिनट दो, अभी रुक जाओ। अभी ये जितनी मेहनत सुबह से अभी तक की है इसको कहीं तक पहुंचा दें, थोड़ी देर और बस। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात। और हाँ जी, नमस्कार। क्या हो गया? अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। आपने गूगल मैप यूज किया होगा, ठीक है? गूगल मैप में आप क्या करते हो? आपका लोकेशन डालते हो और डेस्टिनेशन डालते हो, ठीक? तो गूगल मैप आपको प्लॉट करके आपका रास्ता प्लॉट कर देता है, और 2 अल्टरनेटिव भी देता है कि देखो इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, आप अपनी जर्नी में पहुंच जाओगे। तो कभी कभी मैं ये कल्पना करता हूं, क्या जिंदगी का भी कोई गूगल मैप होगा? कैसे? आप उनकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड उसमें डाल दो, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड उसमें डाल दो, और वो आपकी जिंदगी के डेस्टिनेशन, आपको डेस्टिनेशन पता हो वो भी डाल दो, और वो आपको जिंदगी की जर्नी बता दे। ऐसी कल्पना कभी कभी मैं करता हूं। लेकिन गूगल मैप हो या ना हो, हमारी जरूरत है कि नहीं मैं ये पहचान सकूं कि मेरा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मेरी लोकेशन क्या है, और मेरा डेस्टिनेशन क्या है, और मैं अपनी जिंदगी की यात्रा कर सकूं। एट द एंड ऑफ द डे मैं इस खुशी के साथ चल सकूं कि मैं जिंदगी जिया। दोस्तों, जब 24 साल की एज में मेरे को ये समझ में आया कि ये जिंदगी
जिस डायरेक्शन में जा रही है ये मजदूरी है। मैं जब इंजीनियरिंग करके जॉब में आया तो हमको एक सैलरी मिलती है। अब लगा था यार जिंदगी जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा तो कुछ निकला नहीं। और मैं किसान का बेटा हूँ, छत और रोटी घर में उपलब्ध है। मैं जिंदगी भर कुछ नहीं करूंगा तो घर वाले सुबह शाम गाली देंगे, पर कम से कम छत और रोटी घर में उपलब्ध है। तो कम से कम 2 वक्त की रोटी मेरी जरूरत है कि मेरे जीने का पर्पस है। 2 वक्त की रोटी मेरे जीने का पर्पस है कि मेरी जरूरत है। 2 वक्त की रोटी मेरी जरूरत है, लेकिन जीने का पर्पस तो कुछ और होगा। तो वो पर्पस को पहचानना हमारे लिए जरूरी है। पर्पस को नहीं पहचानोगे तो एट द एंड ऑफ द डे लोगों की शादियां होती हैं, किसी की थोड़ी पहले हो गई, किसी की। मैंने इन सालों में कैसा देखा, बहुत सारे लोग थे जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो 2-5 साल में बच्चे भी हो गए। किसी की शादी नहीं हो रही थी, 2-5 साल में शादी भी हो गई। किसी की जॉब नहीं लगी थी, 2-5 साल में जॉब लग गई। किसी का घर नहीं बना था, 2-5 साल में घर भी बन गया। फिर बच्चे भी हो गए, बच्चे भी पढ़ गए, बच्चे भी सेटल हो गए। नहीं सेटल हुआ तो क्या नहीं हुआ? नहीं सेटल हुआ तो क्या नहीं हुआ? नहीं सेटल हुआ तो ये माइंड सेट सेटल नहीं हुआ। घटनाएं जिंदगी में घट जाती हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन जिस खुशी की तलाश थी, जिस मंजिल की तलाश थी, वो तो कहीं हाथ में नहीं आती। जब मैं जर्नी में निकला था, मुझको नहीं, ये सब तो मुझको बहुत बाद में मिला। मेरे जॉब से रिजाइन करने के 7 साल बाद मेरे को ये अनुसंधान मिला। और जिंदगी की क्लैरिटी, जिस तरह से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एटम और सेल समझते हैं, जो क्लैरिटी आई, उस तरह से हम जिंदगी को भी एटम और सेल की तरह से समझ सकते हैं। और किसी भी धर्म, किसी भी देश, है ना, ज्ञान किसी धर्म और देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता, वो तो यूनिवर्सल होता है। इस बात को हम धीरे धीरे देखेंगे। दोस्तों, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं, कैसे रास्ता खोजूं। लेकिन दिल्ली में आप नौकरी करने का मतलब समझते हो कि 8 घंटे की जॉब और 4 घंटे रोज आना जाना। तो लगता था कि ये जिंदगी रोड पे ही गुजर जाएगी, कब मैं जिंदगी को खोजूंगा, कब मैं जिंदगी को पाऊंगा। तो हिम्मत नहीं आ रही थी, क्योंकि कोई गॉडफादर भी पीछे नहीं था, कोई गुरु भी मेरे साथ नहीं था, कोई किताब ऐसी भी नहीं थी। तो एक लाइन ने मेरे को बहुत हिम्मत दिया, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक दिन बहुत सोचा तो आखिर मैं जिंदगी से चाहता क्या हूँ, क्या करूं। तो एक लाइन निकल के आई, क्या? मरते समय पछताना नहीं पड़ेगा तो मेरी नजरों में मैं अपने आप को सफल पाऊंगा। आखिरी सांस छूटेगी तो कम से कम मेरे को अपने प्रति यह भरोसा होगा कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, जो रिजल्ट है सामने है। आप मार्क्स को लेके बात कर रहे थे, मेरे को पता नहीं, कुछ चीजें हो सकता है पहले से ही ध्यान में आई। मेरे को कभी दुख नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स कम आए, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था मैंने जितनी मेहनत की उतने आए कि नहीं आए, और मैं पाता था हमेशा उसी के आसपास होते थे। तो जितनी मैंने मेहनत की उतनी आए कि नहीं आए, जब आप ऐसा सोचते हो तो आप कंपैरेटिव मोड में नहीं होते हो, और ज्यादा चाहिए और मेहनत कर लो, ठीक है। तो जिंदगी में जो सोचने का तरीका है, जिंदगी को जो समझने का तरीका है, वो हमको कहीं पहुंचा देता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। अब मैं जो काम की बात, अभी आज दिन भर का निचोड़ जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये है। एक लाइन पहले बोल देता हूं, लिख लीजिए लिखना चाहें तो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत आंख खोलने वाली लाइन है। जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता है। ये समझने लायक बात है। क्या मतलब? क्या मतलब? जिंदा रहने के सामान में एक तो हमारे पास इंद्रिय सुख है। देखो अब ध्यान से सुनना, काम की बात है। इंद्रिय सुख हमारे पास है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। यदि आपको अपने बारे में ऐसा निष्कर्ष आता है कि मैं इंद्रियों के मामले में संयमित आदमी नहीं हूं, तो आपको खुद के प्रति विश्वास पैदा होता है कि विश्वास में कमी पैदा होती है?
मैं इंद्रियों के मामले में संयमित आदमी नहीं हूं, मैं सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हूं, इंद्रियों के मामले में अनकंट्रोल्ड हूं, ऊट पटांग विचार चलते हैं, ऊट पटांग कुछ होता है, तो आप अपने प्रति ज्यादा विश्वास कर पाते हैं कि कम विश्वास कर पाते हैं? कम विश्वास कर पाते हैं, हाथ उठाइए। ये ऑब्जर्वेशन आपकी है अपने बारे में। दूसरी बात, आपके आसपास कोई आदमी है, आपके घर में ब्लड रिलेशन में हो सकता है या आपके आसपास हो सकता है, उस व्यक्ति के प्रति आपको लगता है कि यार ये आदमी इंद्रियों के मामले में कमजोर है, तो उस व्यक्ति पे आप ज्यादा भरोसा कर पाते हैं कि कम भरोसा कर पाते हैं? कम कर पाते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया कि इंद्रियों के मामले में इंद्रिय सुख और जीने का विश्वास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बात तो ये समझ में आ गया। तो एक दीवार, एक रास्ता इधर हो गया। दूसरा, आपका रूप कितना सुंदर होगा कि आपका भाव और विचार स्टेबल हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन है? इसका कोई रिलेशन है? पीछे वालों साथ साथ चल रहे हैं? आपकी शक्ल कितनी सुंदर हो ताकि आपका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदाई हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन है? नहीं है। आपका शरीर कैसा हो, वो आजकल करते हैं ना बात, वो 8 पैक्स 6 पैक्स क्या बोलते हैं, 6 पैक्स है ना, सारे मजदूरों के ऐसी पाई जाती हैं। किसी भी मजदूर की शर्ट उठा के देखोगे तो वो 6 पैक्स रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा शरीर कितना सुंदर हो, उसकी वजह से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे, मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो जाएगा। है कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। क्लियर है?